मेरा नाम जागृति अवस्थी है। मैं वर्ष 2021 बैच की IAS हूँ। अभी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रही है। हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक पार्ट डिस्ट्रिक्ट में रह करके आप ट्रेनिंग पूरी करते हैं, तो वो मेरी मेरठ में चल रही है। 2020 की जो UPSC CSE की परीक्षा थी उसमें मेरी दूसरी रैंक थी। और धन्यवाद। भोपाल से मैं आती हूँ। मेरी शिक्षा NIT भोपाल से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की थी 2017 में, और 2 साल BHEL भोपाल में एक इंजीनियर के पद पर मैं कार्यरत रही हूँ। जब मुझे पता चला कि दिया दिल्ली के बारे में, तो ये मुझे अपने कुछ बैचमेट्स के थ्रू पता चला था जो इससे कनेक्टेड थे। और गायत्री परिवार की जो मेरी सबसे पुरानी मेमोरीज़ हैं वो बचपन से शुरू होती हैं। मेरे बड़ी मम्मी और बड़े पापा इस परिवार से जुड़े हुए थे, और हमारे घर के मंदिर में शुरू से ही एक वो बड़े फेमस सी फ़ोटो है, बीच में गायत्री माता है, इधर गुरुजी हैं ऊपर, और इधर एक साइड माता जी की फ़ोटो है। वो फ़ोटो मैं बचपन से देखती हुई बड़ी हुई हूँ। तो जब उन्होंने मुझे बताया गायत्री परिवार के बारे में, तो बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ पे आने का भी मौका मिल रहा है और आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। तो UPSC के बारे में ही बात करेंगे। इसमें कितने लोग हैं जो एस्पिरेंट्स ही हैं? ज़्यादातर। ठीक है, तो फिर और एस्पिरेंट से बात करना तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उस जर्नी को ही जी करके यहाँ आए हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर लोगों ने अपने मन बना ही लिया है कि UPSC देना है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको एक जो मैंने किया था और मुझे उससे बहुत बेनिफिट हुआ है, आप लोग एक ही एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा कि जब भी कोई परीक्षा देने जाएं, वो UPSC की हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। हम में से बहुत लोग ये गलती करते हैं कि हम सिलेबस के बारे में ही नहीं पढ़ते। सबसे पहले आप जाकर के सिलेबस को पढ़िए जो UPSC की वेबसाइट पे दिया हुआ है, और पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चंस को पढ़िए। जब आप टॉपिक वाइज सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि हाँ कुछ लिखा हुआ है कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जब आप उसी टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जब आप इन दोनों को एक साथ रख करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से क्या प्रश्न UPSC पूछ रहा है। और यकीन मानिए, जो सालों से एक पैटर्न है वो एक दिन में नहीं बदल जाएगा कि यदि आप जिस वर्ष परीक्षा देने जाएंगे उस दिन पूरा 100% ओवरहॉल हो जाएगा एग्ज़ाम का। एक ट्रेंड है, इसी जिसको हम कहते हैं ना, कई लोग एक टर्म यूज़ करते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट स्टडी। यही स्मार्ट स्टडी है जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने आप को डायरेक्शन देना ही स्मार्ट स्टडी है। तो ये आप एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत बेनिफिट हुई थी। आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। आपको खुद पता है भाई, जो पूछा जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ये एक्सरसाइज आप करें, उससे आपको अपने सिलेबस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प मिलेगी। हर टॉपिक को, जो भी UPSC के सिलेबस में टर्म्स लिखे हुए उसको आप अच्छे से पढ़िए। जब आप ये एक्सरसाइज कर लें और आपको सिलेबस समझ में आ जाए, फिर आप शुरुआत करिए अपनी बुक लिस्ट बनाने से। बहुत सारे YouTube के वीडियोस ऑनलाइन पड़े हुए हैं, उनमें से आप अपनी बुक सिलेक्ट कर लीजिए। अब एक टॉपिक के लिए एक किताब ही रखिए। देखिए, पढ़ाई का, ज्ञान का, इसका कोई अंत नहीं होता। जितना जानेंगे उतना अच्छा है। लेकिन हमें एक परीक्षा भी देनी है। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री की परीक्षा के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप इतिहासकार बनने के लिए हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। ये परीक्षा के लिए मैं बता रही हूँ। जब एक बार परीक्षा आप क्लियर कर लें, आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आप गहनता से पढ़िए, उसके एक्सपर्ट बन जाइए। परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता रही हूँ, एक टॉपिक के लिए एक किताब सेलेक्ट कर लीजिए, उसको बार बार पढ़िए। एक बार में याद नहीं होता है, हमें उसमें बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है, और फिर वो जाके आपकी मेमोरी में स्टिक कर जाता है। मैंने किसी YouTube इंटरव्यू में बोल दिया था, उसके बाद काफ़ी लोगों ने मजाक बना दिया कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कह दिया था कि एक बुक फिर 1 घंटे में रिवाइज़ हो जाती है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक बुक आप 1 घंटे में पढ़ नहीं सकते, ये सही बात है। यदि 500-600 पन्नों की किताब है, कोई 1 घंटे में कैसे पढ़ सकता है? तो पढ़ने का भी एक तरीका ये होना चाहिए कि जब मैं किताब को पहली बार उठा रही हूँ, मैं उसको गहनता से पढ़ूंगी। एक एक लाइन आप पढ़िए। जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो समझने के लिए पढ़िए, ना आपको अंडरलाइन करना है, ना आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, सिर्फ समझने के लिए पढ़ना है। एक बार जब आप उसे समझ जाएं, फिर आप हाथ में पेंसिल लेकर के बैठिए, सेकेंड रीडिंग में उसको अंडरलाइन करिए कि भाई ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं।
जब आप उसको तीसरी बार पढ़ेंगे, फिर आप एक पेन लेकर के बैठिए, जो आपने पेंसिल से अंडरलाइन किया था अब आप दोबारा वही पढ़ेंगे, दोबारा पूरी किताब तो पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो इम्पोर्टेंट था आपने पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया। पेंसिल्स में भी जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये वाला पोर्शन तो मुझे याद हो चुका है, ये वाला कुछ कुछ भूलता है, तो उसको पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप चौथी बार पढ़ेंगे तो एक हाइलाइटर के साथ पढ़िए। आप पूरी उसमें देखेंगे कंटेंट फिल्टर आउट होता है। अगर कोई कहता है कि मैंने परीक्षा के लिए किताब 10 बार पढ़ी है, तो आपको लगता है कि उसको 10 बार उतना ही समय लगना चाहिए पढ़ने में? हर बार समय कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि जब आप परीक्षा के पहले बैठें तो आप अपने किताब के पन्नों को जब पलटाएं तो आपको पता हो कि किस पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है और मुझे क्या पढ़ना है, और लगभग फिर आप 1 घंटे में रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है रिविज़न का और पढ़ने का। हर बार एक बार बहुत अच्छे से उसको स्टडी करनी है, सक्सेसिवली अपने कंटेंट को ये स्ट्रीमलाइन करना है कि उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे याद नहीं हो रहा है, क्या एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है, और फिर उसको आप लास्ट में देखेंगे तो एक 600-700 पेजेस की जो बुक है, और इतनी मोटी बुक्स होती हैं, अगर किसी ने स्पेक्ट्रम देखी हो, लक्ष्मीकांत देखी हो, तो ये सब किताबें हैं, थोड़ी हैवी हैं, पर ये लास्ट में आपको पता चलेगा 15 से 20 पन्ने का ही कंटेंट रह जाता है जो आपको रिवाइज़ करना होता है एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम। और ये तब है जब आप एक बुक की मल्टीपल रीडिंग्स कर चुके हों। तो बहुत वास्ट नहीं है कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिवाइज़ करेंगे एक साथ। हो जाता है, स्ट्रीमलाइन करके पढ़ेंगे, हो जाएगा। अपनी एक बुक लिस्ट बना लीजिए इस तरीके से, क्योंकि यदि आप बहुत सारी बुक्स रख लेंगे तो उसको बार बार पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। 10 बुक्स को 10 बार पढ़ना मुश्किल है, मगर एक बुक को 10 बार पढ़ना आसान है। अपनी बुक लिस्ट को जब आप एक बार बना लें तो उसको अपनी डेस्क पे रख लीजिए। बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी जानकारी है। और एक बात और किसी ने मुझे कही थी कि हमें सब कुछ पता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है। सिर्फ जानकारी इकट्ठी करके आप अपने पास मत बैठिए, उसको प्रोसेस ज़रूर करिए। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपने कोई भी इवेंट पढ़ा, उसके आगे पीछे का ज़रूर सोचिएगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से ये सवाल आ सकता है। यदि आप इस तरह से प्रोसेस करते हुए पढ़ेंगे, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और जिस तरीके का ये सिलेबस है ना, कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हमारी दुनिया में है, वही सब तो सिलेबस है। सोसाइटी इसके टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कुछ आसपास है वही टॉपिक है। तो आप एक बहुत अवेयर सिटीज़न के तौर पे भी उभर के आते हैं। देखिए, सिलेक्शन होना या ना होना, अब ये तो मैथमेटिकली देख लीजिए कि जितने पद हैं उसके सापेक्ष बहुत ज़्यादा लोग परीक्षा देने के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली कुछ का होगा, कुछ का नहीं होगा। लेकिन यदि आपने तैयारी अच्छे से की है तो आप एक अवेयर पर्सन के रूप में, आपने जो अपना वो समय बिताया होगा उसमें आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा, आपके नॉलेज लेवल में चेंज आएगा, और ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। ये बुक लिस्ट बना ली, पढ़ लिया, अच्छे से प्रोसेस कर लिए कंटेंट अपने। फिर बात आती है प्रैक्टिस की। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मिथ भी होता है, कई लोगों के लिए कोई चीज़ काम करती है, कई लोगों के लिए नहीं करती, पर मुझे लगता है लिख लिख कर पढ़ने से ज़्यादा लंबा याद रहता है। और जैसे सर ने कहा कि आदत की बात होती है, एक पॉइंट के बाद आदत है। हर दिन आप उस उत्साह के साथ उठ सकते हैं, कुछ दिनों तक होगा, उसके बाद आपको आदत बनानी पड़ेगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या है कि आपको आदत है वो एक काम करने की जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लेकर के जाएगा। डेली का शेड्यूल बना करके पढ़ना, अपने सिलेबस को टाइमली डिवाइड कर देना, प्लानिंग अच्छे से करना, ये सारी चीज़ें करनी है और प्रैक्टिस करनी है। लिख लिख कर पढ़ने से ना, क्योंकि यूजुअली हम लोगों का फोकस इतना अच्छा नहीं होता कि हम जो पढ़ रहे हैं वही हमारे दिमाग में जा रहा है, हमारी पूरी बॉडी उसी पे फोकस्ड है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कंसंट्रेट कैसे करें, कैसे कंसंट्रेट करें, मन ही नहीं लगता, बार बार या तो हम फ़ोन देखने लगते हैं, स्क्रीन देखने लगते हैं। फ़ोन एक और सोल्यूशन हर चीज़ का निकल आता है। या तो आप इतने समझदार हैं, आपका विवेक इतना तीव्र है कि आप फ़ोन को अपने पास रख के भी उसको यूज़ नहीं करते, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो जब तक आप पढ़ रहे हैं फ़ोन को अपने से दूर रख दीजिए, किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए, नहीं यूज़ करना। इस तरीके का कंट्रोल अपने ऊपर आपको डेवलप करना है, और धीरे धीरे आदत हो जाएगी, कंसिस्टेंसी बन जाएगी, फिर आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार जब आपने प्लानिंग कर ली, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आप लिख लिख करके उसको पढ़ते हैं। लिख लिख करके पढ़ने का मतलब है जो भी पढ़ा एक बार लिख के देख लिया, जो भी याद करने एक बार रफ में ही लिख के देख लिया, क्योंकि उसमें आपका हाथ भी मूव कर रहा है, आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, आइज़ भी आपकी वही चीज़ देख रही हैं, तो थोड़ा सा लंबा याद रहता है। ऐसा आपको लग सकता है वेस्टफुल है,
कई लोगों के लिए नहीं भी ज़रूरत होती, वो सिर्फ एक बार पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है, कईयों को नहीं होता। मुझे नहीं होता था तो मैंने लिख लिख कर पढ़ने की आदत डाल ली। एक वाइट बोर्ड रख लिया, उस पर लिख लेते थे मार्कर से जो भी इंपॉर्टेंट लगता था। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दीजिए। जब आप कोई चीज़ पढ़ लें तो उसको चेक ज़रूर कीजिए कि हमने कितना अच्छा पढ़ा है। कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको अपना टाइम भी मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। मैं मेंस के लिए आपको बताती हूँ। मेंस में आपके पास 3 घंटे होते हैं। जो जीएस का पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क के, और 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के। इतना कैलकुलेशन करके हम जाते हैं, इतनी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि हमें पता है हमें 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए 7 मिनट मिलेंगे और 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 10 मिनट मिलेंगे। तो यदि आप 11वां मिनट या 8वां मिनट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आने वाले क्वेश्चंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इतनी आपकी कैलकुलेशन, इतनी आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाती है यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो ये तो हुई तैयारी की बात। और भी जो कुछ भी आप जानना चाहें यूट्यूब पे, आजकल इंटरनेट इतना बढ़िया सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बन गया है, यदि आप उसे अच्छे से यूज़ करें तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको अपनी तैयारी के दिनों की कुछ अब एनेक्डोट्स शेयर करती हूँ। एक तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लगभग 1 साल तैयारी में और 1 साल प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, 2 साल का समय होता है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी 2019 जुलाई में, बीएचईएल भोपाल की नौकरी थी, और कूद पड़े प्रिपरेशन करने के लिए। तो जब नौकरी छोड़ी तो एक तो पेरेंट्स का ही था, क्योंकि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ज़्यादातर हम लोग साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के ही लोग हैं, जहाँ पे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बड़ा ज़रूरी माना जाता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों के लिए ही। तो वहाँ से निकल के छोड़ के अब तैयारी शुरू की, पढ़ाई दोबारा शुरू की, तो कभी कभी लगता था कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। एक बात याद रखिए, यदि आपने कोई डिसीजन ले लिया है, डिसीजन लीजिए, सोच समझ के लीजिए, और जब ले लिया है कभी उस पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर ऐसे डिसीजंस जो आप नहीं बदल सकते, उस पर अपना 100% देने के लिए बस आप तैयार हो जाइए। जो भी किया, यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि यूपीएससी की तैयारी हमें करनी है, तो अब उसमें 100% देना है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सीएससी ही इकलौता एग्ज़ाम है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस। आपने डिसाइड किया है ना कि आपको इसकी तैयारी करनी है, तो अभी आपके ऊपर है कि आपको 100% इसमें देना है। तो मुझे भी लगा कि अब जब नौकरी छोड़ दी है तो अब तो मैं ज़रूर करूँगी। जब बैठते थे इनिशियली तो देखिए, जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, बहुत साधारणतया वो 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़ते हैं। 24 घंटे का दिन होता है, उसमें से यदि आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो एक हेल्दी तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए पढ़ लेंगे। तो बैठा ही नहीं जाता था, पढ़ा ही नहीं जाता था। फिर मोटिवेशन ढूंढने की हमें ज़रूरत होती है। और एक बहुत अच्छी बात सर ने एक और चीज़ बोली कि एवरीथिंग इज़ विद इन अस, सब कुछ हमारे अंदर है। मोटिवेशन भी हमें अंदर से ही लेना है, क्योंकि यदि आप बाहर से किसी चीज़ को मोटिवेशन के तौर पे यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं टिकेगी। अपने अंदर एक मोटिवेशन ढूंढिए, अपने अंदर वो वजह ढूंढिए जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। जैसे मेरे लिए पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन दोनों काम करते थे। पॉजिटिव कि भाई कुछ करना चाहते हैं, एक ऐसी सर्विस है जहाँ बहुत कुछ करने का मौका मिलता है, समाज में कुछ बदलाव यदि आप करना चाहते हैं उसका मौका मिलता है। नेगेटिव मोटिवेशन क्या था? जॉब छोड़ दी है, पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, वो सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यदि सुबह नहीं मन कर रहा है बैठने का तो मन को लगाइए, थोड़े दिनों में मन अपने आप करने लगेगा। और हरिवंश राय बच्चन जी की बड़ी अच्छी लाइन है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। तो नहीं भी है तो और बैठ जाइए, वो थोड़े टाइम में आदत बन जाएगी। मैं आपको बताऊं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये एग्ज़ाम में बस मैटर ऑफ टाइम है। यदि आप हर समय हर पल को अपना यूज़ करते हुए चलेंगे, आप डेफिनेटली निकाल लेंगे। जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आप पहाड़ के से नीचे होते हैं, आप यू आर ट्रैकिंग द माउंटेन। तो जब स्टार्ट करते हैं तो एक कदम लिया, फिर लगता है अभी तो पूरा पहाड़ बाकी, अभी कैसे, और पढ़ेंगे तो लगेगा अभी तो पूरा पहाड़ बाकी है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। लेकिन यदि आप हर दिन एक कदम वो चलेंगे, भले आप रो के चलें, खुश होके चलें, कैसे भी चलें, बस चलते रहेंगे, तो एक दिन आप ज़रूर उसको, अपनी यात्रा को पूरा कर लेंगे, अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो ये मोटिवेशन आप में होना चाहिए कि हर दिन बढ़ना है। जिस दिन नहीं भी मन कर रहा है तो भी थोड़ा बहुत ही सही, जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता हो वो वाला पढ़ लीजिए उस दिन, पर पढ़ना ज़रूर है। अपना कोई दिन हमें वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक जर्नी, एक डेस्टिनेशन जो आपने अपने सोचा है, जो आपने अपने लिए गोल सोचा है, आप उसके लिए रोज़ काम कर रहे हैं। आपने डेफिनेटली बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किए हैं, वो सब वेस्ट थोड़ी ना जाने देना है। हमेशा उस वजह को याद रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। दूसरी चीज़,
मैंने जब तैयारी शुरू की तो कुछ ने बोला कि अभी 2-3 साल तैयारी करो, फिर बाद में हो जाएगा, 3-4 साल लग जाते हैं, करो आराम से। इस तरीके की विचारधारा से दूर रहिए। सिंपल सी चीज़ है, एग्ज़ाम है, 1 साल में तैयारी करके सिलेबस को ख़त्म करना है, एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम निकालना है, बस। बहुत सारी नॉइज़ है हमारे आसपास। हम बहुत ज़्यादा परेशान तब होते हैं जब अपनी सुनने की बजाय हम हर उस व्यक्ति की सुनने लगते हैं और उस पर बिलीव करने लगते हैं। तो पहले तो अपनी सुनिए। आपको यदि आप कन्विंस्ड हैं कि 1 साल में तैयारी की जा सकती है तो आप कर लेंगे। यदि आप कन्विंस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। तो एक पॉजिटिविटी के साथ ही बढ़ना है कि चाहे जो हो, किसी ने किया है नहीं किया है, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखा दूंगा या दिखा दूंगी। वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि नेगेटिविटी में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना। सबकी अपनी जर्नी होती है, ये सही बात है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता है, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भाई निकालते हैं। और किस अटेम्प्ट में निकाला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके का अधिकारी या ऑफिसर आगे बन करके आएगा। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, लेकिन हम अपनी जर्नी अपने हिसाब से तय करेंगे, अपनी प्लानिंग हम खुद करेंगे। तो अपनी एग्ज़ाम का या अपनी जो भी प्रिपरेशन आप करो उसका कंट्रोल आप अपने हाथ में रखिए। एंड इनफैक्ट ये आज तक भी, एग्ज़ाम तो पीछे रह गया, सर्विस में शुरुआत हो गई है, अभी भी मुझे लगता है कि नेगेटिविटी से आप जितना दूर रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे। जैसे सर ने बोला कि यूथ क्या है, यूथ कोई आयु वर्ग नहीं है। यूथ हर वो व्यक्ति है जिसके पास एस्पिरेशन है, जिसके पास कुछ आगे बढ़ते रहने का, कुछ करने का जज्बा है। और ऐसे ही लोग हैं शायद जिनके बलबूते ये दुनिया आगे बढ़ते रहती है। तो वो चीज़ आप में होनी चाहिए कि भाई मैं आई विल कीप डूइंग। बहुत लोग हैं जो रुक जाएंगे, स्टैग्नेट हो जाएंगे, पर मैं करती रहूँगी, मैं करता रहूँगा। उस तरीके की पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। एक और चीज़, कई सारी समस्याएं बीच में आएंगी। कोई ये चीज़ लर्न नहीं हो रही, इसमें मार्क्स नहीं आ रहे, ये सब्जेक्ट टफ लगता है, वो करियर ऑप्शन ज़्यादा अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। कई बार ऐसा होगा कि समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखिएगा। कभी कुछ भी हो जाए, मुझे बस इसका सोल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम, आप चाहें तो आप प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते हैं, आप चाहें तो आप सोल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि आप जीवन में जिस चीज़ पे फोकस कर लेंगे जीवन वैसा बन जाएगा। सोल्यूशन पे फोकस करिए। ये मेरी मम्मी की ये लाइन है, उन्होंने मुझे बोली थी जब मैं तैयारी करती थी, और मैं आज तक याद रखती हूँ और हमेशा उसी को जब भी परेशान होती हूँ वही याद रखती हूँ कि हर चीज़ का हल है, आज नहीं तो कल है। ठीक है, आप लोग, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, सर्विस में भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये चीज़ मुझे पता है कि कई समस्याएं जो एक पॉइंट पे बहुत बड़ी लगती थी, आज जब आप उसमें आगे आ गए हैं, वो सॉल्व हो गई हैं, तो अब हमें नहीं लगती ना इतनी बड़ी, तो उससे फिर क्यों परेशान होना है। सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी। सोल्यूशन ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बैठे होंगे जिनको लगेगा हिस्ट्री बड़ी ख़राब है, बड़ी बड़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, खासकर भाई जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और वो बुक देखी, वो स्पेक्ट्रम की बुक उठाई, भगवान इसमें 800-900 पेजेस हैं, लर्न कैसे होंगे मुझे। मैं नहीं पढ़ सकती एक बार में वो किताब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं दिन भर में 10 पेज तो पढ़ सकती हूँ। साल भर तैयारी करनी है, मैं इस किताब को 90 दिनों में ख़त्म करूँगी। तो एक मैंने रूटीन बना लिया था कि मैं हर दिन 1 से 1.5 घंटे वो किताब पढ़ती थी और सिर्फ 10 पेज पढ़ती थी, और वो किताब ख़त्म हो गई। आप चाहें तो उसको पकड़ के बैठे रहें कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। हर चीज़ का आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं यदि आप सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो। एक ये भी है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैथमेटिकली ही दिख रहा है कि कुछ होगा, कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा, क्योंकि पद के सापेक्ष अभ्यर्थी ज़्यादा है। लेकिन हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में 100% देना जानता है, वो कहीं ना कहीं बड़ी ऊंची मुकाम को ज़रूर पालेगा। और ये एग्ज़ाम, यदि जैसे कहते हैं कि नॉट ऑल सक्सेसफुल पीपल आर IAS, नॉट ऑल IAS आर सक्सेसफुल, तो सेम चीज़ है। यदि आपको अपना 100% देना आता है, आपको अपना बेस्ट देना आता है, आप जहाँ भी जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे। और जैसे उन्होंने कहा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आप पब्लिक सर्विस याद रखिए। तो यदि ये यूनियन और कमीशन नहीं भी जुड़ा है, जहाँ जाएंगे पब्लिक सर्विस करेंगे। टीचर बनेंगे तो ऐसे टीचर बनेंगे कि आपकी ज्ञान के प्रकाश से ना जाने कितने जीवन को आप रोशन कर देंगे। इंजीनियर बनेंगे तो ऐसे इंजीनियर बन करके सामने आएंगे जिनके बनाए हुए चीज़ों पे दुनिया अचंभा करेगी। तो जो भी बनेंगे बहुत अच्छे बन करके आए। स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे तो ऐसे, जैसे अभी हमारे बीच में इंटरनेशनल शूटर हैं, जो भी कर रहे उन्होंने हमारा नाम रोशन किया, जो भी किया ऐसा किया कि सबको उन पे गर्व है। जैसे सर ने कहा था कि पारस जीवन है, पारस की तरह यूज़ करना है नहीं, वो आपकी इच्छा है। तो
परीक्षा तो उसमें एक पड़ाव है, परीक्षा निकल गई तो बहुत अच्छा काम सर्विस में करिए। यदि आपके जीवन में कुछ और आपके लिए ईश्वर ने लिख करके रखा है तो उसमें बहुत अच्छा करिए, लेकिन हमेशा जो यूथफुलनेस हम जिसे कहते हैं, उस यूथफुलनेस से भरे रहिए कि कुछ तो करके दिखाना है। जिस भी फील्ड में जाएंगे कुछ तो करेंगे, इस देश के लिए कुछ करेंगे, अपने जीवन को सार्थक बना करके दिखाएंगे। और मेंटल हेल्थ के लिए जो जैसे मैंने कहा, इस पूरे प्रोसेस में आपको मेंटल हेल्थ, और अब तो हम बात भी काफ़ी करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। आप लोग तो दिया डेली से जुड़े हुए लोग हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, मेडिटेशन करिए। इससे अच्छा कोई क्या कहें, माइंड के लिए एक्सरसाइज नहीं है। आप मेडिटेट कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। खुद को शांत रखिए, खुश रहिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आशा करते हैं कि हम सब मिल करके एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां हम सब कह सकेंगे कि ये मेरा देश है, मेरा भी कुछ योगदान इसमें है। तो सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और धन्यवाद गायत्री परिवार का कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया आप सबसे बात करने का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।